सो हेलो एवरीवन, आज से बेसिकली हम लोग शुरू करने वाले F5 बीकॉम का जो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसका जो सेमेस्टर 2 है उसको आज से शुरू करने वाले हैं, जिसका फर्स्ट जो हमारा मॉड्यूल है उसका आज इंट्रोडक्शन लेंगे। सो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। एंड देखो बेसिकली इस लेक्चर में मेनली आपको पढ़ना क्या है, तो देखो सबसे पहले तो हम सिलेबस के बारे में जानेंगे, सिलेबस क्या क्या चीज़ें हैं, और उसके बाद हमारा जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा मॉड्यूल 1 का उसको हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस के बारे में समझ लेते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें सिलेबस के अंदर पढ़नी है। तो देखो सबसे पहले आप लोग ये समझ लो कि ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स 2 है ये सिर्फ बीकॉम को है, बैप बीएमएस बीबीआई जो बाकी के जो कोर्सेज है उनको ये बिजनेस इकोनॉमिक्स 2 जो है वो नहीं है सेकंड सेमेस्टर के अंदर। ठीक है, तो अगर आप बीकॉम के हो तो आपको ये बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है सेकंड सेमेस्टर के अंदर है। तो देखो सबसे पहले सिलेबस आप समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं सिलेबस के अंदर। तो देखो टोटल आपको 4 मॉड्यूल्स पढ़ने हैं। ठीक है, मॉड्यूल 1 के अंदर देखो सबसे पहला जो मॉड्यूल 1 है वो है मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, जो लिखा गया बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में हमारे फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर बताया गया है, जिसके अंदर टोटल 4 चैप्टर्स है। ठीक है, और उन 4 चैप्टर्स के अंदर आपको बेसिकली यही बताया गया है कि किस किस प्रकार के मार्केट के स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना, मोनोपोली मार्केट होता है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, ये सारी चीज़ें आपने टर्म सुनी होंगी। तो उसके बारे में डिटेल वे में समझाया गया है कि किस तरह से ये मार्केट स्ट्रक्चर काम करते हैं, इनके अंदर होता है कि ये सारी चीज़ें बताई गई है फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड मॉड्यूल के अंदर आपको बताया गया है प्राइसिंग एंड आउटपुट डिसीजन अंडर इन परफेक्ट कंपटीशन, कि बेसिकली देखो अलग अलग तरीके के हमारी जो मार्केट स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके हिसाब से हमें अपने प्रोडक्ट की प्राइस रखनी पड़ती है। जैसे भाजी मार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं जो मान लो टमाटर बेचते हैं, तो ऐसे टाइम पर अगर आप भी टमाटर बेच रहे हो तो ऐसे टाइम पर आपको ये डिसीजन लेने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि मुझे अपना प्राइस कितना रखना चाहिए कि लोग मुझसे ज़्यादा खरीदे। ठीक है, तो उसके बारे में बेसिकली हमारा सेकेंड मॉड्यूल बताता है कि आप अपने प्राइस और आउटपुट के बारे में किस तरह से डिसीजन ले सकते हो। अलग अलग कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं जैसे मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, अलग अलग जो मतलब स्ट्रक्चर्स होते हैं मार्केट के, उनके अंदर आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइस और आउटपुट कितनी रखनी चाहिए, तो उसके बारे में सेकेंड मॉड्यूल के अंदर आपको बताया गया है। ठीक है, उसके बाद थर्ड मॉड्यूल जो है हमारा वो है प्राइसिंग प्रैक्टिस, बेसिकली ये भी उसी से रिलेटेड है। उसके बाद देखो फोर्थ जो हमारा मॉड्यूल है उसके अंदर बताया गया है इवैल्यूएटिंग कैपिटल प्रोजेक्ट। ठीक है, अब बेसिकली यह बेसिकली बिजनेस के अंदर हमें कितना कैपिटल डालना चाहिए, वो कैपिटल बजटिंग, वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो टोटल आपको 4 मॉड्यूल्स जो है वो पढ़ने अपने टोटल सिलेबस के अंदर। ठीक है, और अगर चैप्टर्स की बात करें कि इन 4 मॉड्यूल्स के अंदर टोटल आपको कितने चैप्टर्स है, तो टोटल देखोगे तो 9 चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर 4 चैप्टर्स है, उसके बाद सेकंड मॉड्यूल में 2 चैप्टर्स है, फिर थर्ड मॉड्यूल के अंदर भी 2 चैप्टर्स है, और जो आपका फोर्थ मॉड्यूल है उसके अंदर एक ही चैप्टर है जो है कैपिटल बजटिंग। ठीक है, बस उसके बाद खत्म हो जाता है आपका पूरा सिलेबस, और लास्ट में बस आपको कुछ क्वेश्चन पेपर्स दिए गए हैं मतलब प्रीवियस ईयर के, तो आप चाहो तो उन्हें सॉल्व करके मतलब थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हो पेपर के लिए। ठीक है, एंड नाउ देखो बेसिकली हमारा जो ये मॉड्यूल 1 है इसके अंदर टोटल 4 चैप्टर्स है जो मैंने आपको बताया, जिसका जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर एक्सट्रीम केसेस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली, इसको आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, सो हमारे फर्स्ट लेक्चर है जिसके अंदर आज ये फर्स्ट हमारा जो मॉड्यूल है उसका हम लोग जो हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है उसको लेने वाले हैं। सो देखो सबसे पहले इसके अंदर हमको पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं, तो देखो मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में मेनली इस चैप्टर के अंदर आपको बताया गया है कि आखिर कौन से प्रकार के मार्केट के स्ट्रक्चर्स होते हैं, मार्केट क्या होता है, मार्केट के स्ट्रक्चर कौन से होती है, काम किस तरह से करते हैं, इनकी क्या क्या खूबियाँ होती है, इनके बारे में थोड़ा बहुत हल्की हल्की चीज़ें बताई गई, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया है, कुछ हल्की हल्की चीज़ें बताई गई है। ठीक है, कि मतलब मार्केट के अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, इनके बारे में हल्की हल्की चीज़ें आपको बताई गई है। ठीक है, और आने वाले जो चैप्टर्स है बाकी के उनके अंदर आपको सेपरेटली इन्हीं स्ट्रक्चर्स के बारे में अलग से आपको चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। जैसे हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है मॉड्यूल 1 का वो परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, तो वहाँ पर आपको परफेक्ट कंपटीशन से रिलेटेड सारी चीज़ें डिटेल में समझ आएगी कि उसके फीचर्स आपको समझ आएंगे, काम किस तरह से करता है। तो मतलब बेसिकली यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक तरह से कह सकते हो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है हमारा, जिसके अंदर सारे एक समरी बताई जा रही है इस पूरे बुक की कि बेसिकली इस बुक के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, सो देखो बेसिकली सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है जो आज हम लोग लेने वाले हैं वो है मार्केट स्ट्रक्चर। सो देखो अब मार्केट स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, उससे पहले आपको मार्केट के बारे में समझा देता हूँ। देखो कि मार्केट होता क्या है, तो देखो यहाँ पर बताया गया है, डेफिनेशन दी गई है कि मार्केट इज यूजुअली अंडरस्टूड एज अ प्लेस वेयर सेलर्स एंड बायर्स मीट फॉर सेटिंग अ ट्रांजेक्शन। मतलब क्या कि देखो मार्केट का मतलब क्या होता है, देखो जैसे आप सुने होंगे कई बार भाजी मार्केट। ठीक है, आप जाते होंगे, मम्मी को बोलते होंगे मम्मी जा रहा हूँ भाजी मार्केट सब्जी लेके आता हूँ। ठीक है, तो हम उसे भाजी मार्केट क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो भाजी मार्केट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर भाजी बेची जाती है। ठीक है, ज़्यादातर लोग भाजी बेचते हैं, जिसके सब्जी बेचते हैं, जिसके वजह से आप उसे भाजी मार्केट बोल देते हो। ठीक है,
तो एक तरह से अच्छे से समझोगे तो देखो मार्केट का मतलब क्या हो गया। मार्केट का मतलब होता है एक ऐसा प्लेस, मान लो आपका घर है, ठीक है। अब आपके घर के सामने एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ पर कोई भी घर नहीं है, ठीक है। उस ग्राउंड में अब वहाँ पर रोज जो रहते हैं वो बच्चे लोग जो रहते हैं वो खेलते रहते हैं, ठीक है। रोज बच्चे लोग आते हैं वहाँ पर खेलते रहते हैं, कोई बैट बॉल खेल रहा रहता है, कोई फुटबॉल खेल रहा रहता है, कोई कबड्डी खेल रहा रहता है वही ग्राउंड के अंदर, ठीक है। अब हुआ क्या कि कल से मालूम पड़ रहा है कि वो जो मतलब आपका ग्राउंड है वहाँ पर काफ़ी सारे सब्जी वाले जो है अब वहाँ पर सब्जी बेचने के लिए अब आ रहे हैं, ठीक है। रोज ठेला लगा रहे हो ग्राउंड के अंदर, काफ़ी सारी दुकानें अब बन गई है उस ग्राउंड के अंदर, ठीक है। जहाँ पर काफ़ी सारे मतलब सब्जी बेचने वाले, राशन बेचने वाले, ऐसे अलग अलग अब दुकानें खुल गई है वो ग्राउंड के अंदर। अब बताओ क्या आप उसे भी अब ग्राउंड बोलोगे? नहीं, क्योंकि वहाँ पर अब काफ़ी सारे लोग रहेंगे, लोग रोज रोज जाएंगे वहीं पे सब्जी खरीद लेंगे, भैया नज़दीक में ही यहाँ पर सब्जी वाले बेच रहे, यहीं से खरीद लेता हूँ, ठीक है। तो अब रोज रोज वहाँ पर जब लोग सब्जी लेने जाएंगे, लोग रोज रोज वहाँ पर सब्जी बेचने वाले आएंगे, तो अब वो जो ग्राउंड रहेगा वो ग्राउंड नहीं रहा, ठीक है। अब उसे हम क्या बोलेंगे, ये अब एक मार्केट है, ठीक है, कि यह सामने अपना नया मार्केट चालू हो गया, अब इधर से हम लोग चलते हैं, यहाँ पे से ही सब्जी वब्जी लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मार्केट का मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसा प्लेस, चाहे कोई भी प्लेस हो, अगर वहाँ पर कोई भी सेलर है, सेलर मतलब कोई भी सामान बेचने वाला, चाहे वो सब्जी वाला हो, कोई दुकान वाला हो, ठीक है। और अगर वहाँ पर एक बायर है यानी खरीदार जो है, कोई खरीदने वाला है, तो उस प्लेस को हम मार्केट बोल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आपके सामने वाला ग्राउंड ही है, ठीक है। अब आपके सामने वाले ग्राउंड में जैसे ही सब्जी वाले आए, लोग सब्जी खरीदने लगे, तो वो जो ग्राउंड है अब उसे हम मार्केट बोल रहे हैं कि देखो अब सामने जो है एक नया मार्केट चालू हो गया, यहाँ पर नए सब्जी वाले बेचने आते हैं, अब यही से सब्जी ले लेते हैं, ठीक है। तो मार्केट का मतलब बेसिकली यही होता है कि कोई भी ऐसा प्लेस जहाँ पर सेलर्स होते हैं यानी सामान बेचने वाले होते हैं, और जब वो बायर से मीट करते हैं मतलब मिलते हैं और एक दूसरे के बीच में ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं। कोई मतलब सब्जी वाला रहता है, वो पैसा लेता है और उनको सब्जी दे देता है। जैसे मान लो आप सब्जी वाले के पास गए, बोले भैया आलू कितना रुपया, उसने बोला 30 रुपये किलो, आपने बोला तो आपने जैसे उसके साथ लेन देन कर दी, तो बेसिकली वो जो प्लेस है वो मार्केट कहलाने के लायक है कि हाँ भाई अब ये जो ग्राउंड है ये ग्राउंड नहीं है, अब ये एक मार्केट है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो आपको ये समझ आ गया होगा कि मार्केट का मतलब क्या होता है, कि कोई भी ऐसा प्लेस है जहाँ पर कुछ सेलर होते हैं, कोई बायर आ जाता है उनसे खरीदने के लिए सामान, और जैसे ही एक दूसरे के बीच में ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो वो जो प्लेस होता है उसे हम मार्केट बोल देते हैं, ठीक है। कि एक मार्केट है जहाँ पर एक बायर एक सेलर है जो एक दूसरे के बीच में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ तक ये सारी चीज़ें समझ आ गई। अब देखो ये जो बेसिकली मार्केट है ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार फिजिकल फॉर्म में ही हो, ठीक है। कि आपके आजू बाजू में कोई भाजी मंडी है तो ज़रूरी नहीं है कि बेसिकली मार्केट जो वो फिजिकल फॉर्म में ही हो। जैसे आपने शेयर मार्केट के बारे में सुना होगा, तो शेयर मार्केट में हम शेयर्स को किस तरह से खरीदते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम ऑनलाइन अपने मोबाइल के अंदर कोई भी अपस्टॉक हो गया या फिर एंजल वन हो गया, ऐसे जो ब्रोकरेज वाले जो ऐप्स होते हैं उनकी मदद से शेयर्स को खरीद लेते हैं ऑनलाइन ही, डिजिटली, ठीक है। तो ये क्यों हो पा रहा है, क्योंकि देखो आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप होते जा रही है, मोबाइल टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा डेवलप होते जा रही है, जिसकी वजह से अब ज़रूरी नहीं है कि हमें मार्केट मतलब बेसिकली मार्केट जो है वो फिजिकल फॉर्म में ही हो, ठीक है। और ये भी ज़रूरी नहीं कि हमको फिजिकली उधर जाना पड़े मार्केट में सामान खरीदने के लिए, ठीक है। जैसे आप अमेजोन पे सामान खरीदते हो, ठीक है, तो मतलब बेसिकली अब ज़रूरी नहीं है कि हमें खुद जाना पड़े फिजिकली किसी भी मार्केट में सामान लेने के लिए, या फिर मार्केट भी खुद एक फिजिकल फॉर्म में हो, ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जैसे शेयर मार्केट एक अच्छा एग्जाम्पल है जिससे मैं आपको समझा सकता हूँ। मे बी आप शेयर मार्केट के बारे में हल्का फुल्का तो समझते ही होंगे। शेयर मार्केट क्या होता है कि शेयर मार्केट के अंदर कंपनीज होती है, वो अपनी कंपनी के कुछ शेयर जो होते हैं, हिस्से जो होते हैं, वो बेचने के लिए मतलब किसी भी अपने शेयर मार्केट में अलॉट कर देते हैं कि भैया हमारे शेयर्स को खरीद लो, और फिर लोग जो होते हैं, जो पब्लिक लोग होते हैं, उनके शेयर्स को खरीद लेते हैं और उनको पैसा दे देते हैं, ठीक है, कि ये लो हमको आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, ठीक है। तो होता क्या, देखो अब जैसे मान लो आपके पास मोबाइल है, ठीक है। अब मोबाइल है, आपने ऑनलाइन कोई भी ऐप डाउनलोड कर लिया, जैसे आप स्टॉक डाउनलोड कर लिया, फिर एंजल वन डाउनलोड कर लिया, कोई भी मतलब ब्रोकरेज ऐप डाउनलोड कर लिया, और वहाँ से आपने किसी भी कंपनी के मान लो शेयर्स खरीद लिए। जैसे मान लो आपने टाटा कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, ठीक है। तो बेसिकली देखो ये जो शेयर्स आपने खरीदे हैं ये कोई आपने फिजिकल मार्केट से नहीं खरीदा है, ठीक है, ये आपने एक ऑनलाइन डिजिटल मार्केट से खरीदा है। तो क्योंकि फिर भी आपने वहां पर बेसिकली देखोगे तो एक तरह से ट्रांजेक्शन किया ही है, ठीक है। मतलब क्या कि देखो अब जैसे टाटा कंपनी है, ठीक है, तो जैसे अब टाटा कंपनी है, ठीक है, टाटा कंपनी ऑनलाइन आई, उन लोगों ने बोला देखिए हम ऑनलाइन आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि भैया आप हमारे शेयर्स को खरीद लो, ठीक है। आप भी ऑनलाइन गए,
मतलब डिजिटल फॉर्म में, और वहाँ पर बोले ठीक है हम आपके शेयर्स को खरीदना चाहते हैं, ये लीजिए पैसा, हमको इतने शेयर्स अपनी कंपनी के दे दीजिए। तो एक तरीके से देखोगे तो हमने ट्रांजेक्शन किया, हमने उन कंपनी के शेयर्स को खरीदा और उनको उसके बदले में पैसे दे दिए, ठीक है। बट ये फिजिकल फॉर्म में नहीं हुआ, ये डिजिटल फॉर्म में हुआ है। ओके, तो बेसिकली क्योंकि यहाँ पर भी ट्रांजेक्शन हो रही है इसलिए हम इसे भी एक मार्केट बोलेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक ही फॉर्म में क्यों ना हो, डिजिटल फॉर्म में ही क्यों ना हो, ठीक है। तो इसको हम शेयर मार्केट बोल देते हैं। तो ऐसे ही बेसिकली जो मार्केट्स होते हैं आज के टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल फॉर्म में ही हो। बायर्स और सेलर जो है बस उनके बीच में कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि हाँ बायर्स जो है वो मतलब बातचीत कर पा रहे हैं सेलर से कि भैया देखो हमको इतना आपका ये स्टॉक चाहिए या फिर शेयर चाहिए या फिर हमको ये सामान इतना चाहिए, और सेलर भी उनसे बातचीत कर पा रहे हैं ठीक है हम आपको इतना दे देते हैं, आप इतना पैसा हमको दे दीजिए। अगर ये कम्युनिकेशन हो पा रही है तब आराम से वो जो बेसिकली जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो एक मार्केट कहलाने के लायक है, ठीक है। जैसे शेयर मार्केट में आप जाते हो, कोई भी ऑफ स्टॉक या फिर एंजल वन से जाते हो, आप कोई भी मतलब कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहते हो तो देखते हो कितने रुपए का शेयर है, कम मतलब बेसिकली वो जो ऐप है आपको बता देता है कि देखो भैया इतने इतने का शेयर है। आप बोलते हो ठीक है मेरे को इतना शेयर्स दे दो, अब वो आपको से पैसा लेता है और आपको उतने शेयर्स दे देता है, ठीक है। तो उसे हम शेयर मार्केट बोल देते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको मार्केट की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। मार्केट मतलब क्या, आपको रिवाइज करवा देता हूँ। मार्केट मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पर कोई भी सेलर होता है, बायर होता है, जो एक दूसरे के बीच में ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उस प्लेस को हम मार्केट बोलते हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो जो प्लेस है वो फिजिकल फॉर्म में ही हो, डिजिटल फॉर्म में भी होता है तो भी उसे हम मार्केट बोल सकते हैं। ओके, जैसे शेयर मार्केट। और अगर फिजिकल फॉर्म की एग्जांपल की बात करें तो जैसे आपका भाजी मार्केट होता है ना, सब्जी लेने जाते हो, तो हो गया बेसिकली उसको हम मार्केट बोलते हैं। अब देखो ये जो बेसिकली हमारा मार्केट होता है ये बेसिकली 3 टाइप्स के हो सकते हैं। मतलब क्या कि देखो जैसे आपके आसपास में कोई सब्जी मंडी होती है, ठीक है, तो वो जो मार्केट होता है वो एक लोकल मार्केट होता है। क्यों वो एक लोकल मार्केट होता है, क्योंकि देखो अब जैसे मान लो कोई दुकान है, ठीक है, अब जैसे मान लो आप सब्जी बेचने जाते हो, ठीक है, उस मार्केट के अंदर अब आप सब्जी बेचते हो, आपकी जो सामान है कमोडिटी जो है, जो भी आप सामान बेचते हो वो एक सब्जी है, ठीक है, आप सब्जी बेचते हो। अब वो जो सब्जी है बेसिकली आप सब्जी बेचते हो मार्केट के अंदर, एंड आपका जो सपोर्टिंग फैक्टर मतलब जिसकी मदद से आप सब्जी को बेचने वाले हो, जैसे आपके पास मान लो एक ठेला है या फिर एक दुकान है, तो आपका एक सपोर्टिंग फैक्टर है, ठीक है। तो आपके पास मान लो एक ठेला है, ऐसे सब्जी पूरे मार्केट के अंदर सबके पास ठेला ही है, तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो लोग जो होंगे, जैसे सबके पास अगर ठेला है तो देखोगे तो वो जो ठेला है वो पूरी मतलब इंडिया के अंदर घुमा नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा उनके अंदर दम नहीं रहेगा पूरे इंडिया के अंदर घुमाते लेके चले अपनी सब्जी को, ठीक है। तो बेसिकली देखोगे तो अपने एरिया तक ही सीमित रहेंगे, अपने एरिया में घुमाते रहेंगे अपने ठेले को, या फिर उस सब्जी मार्केट में लेके चले जाएंगे, वहीं पे अपने ठेले को रख देंगे, ठीक है, और वहीं पे अपने सब्जी को बेचेंगे। तो ऐसे टाइम पर उनका जो सपोर्टिंग फैक्टर है जो है, उनका जो ठेला है, इसकी वजह से वो एक लोकल मार्केट तक ही सीमित है, ठीक है। तो उनका जो मार्केट है वो एक लोकल मार्केट हम उसे कहलाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से एक लोकल मार्केट होता है। जैसे आपके आसपास का कोई मार्केट होगा तो आप क्या बोलते हो, भैया हमारे इधर का एक लोकल मार्केट है जहाँ से हम कोई भी सब्जी वब्जी ले लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उसे हम लोकल मार्केट बोलते हैं, जो आपके एक लोकल एरिया तक ही सीमित हो सकता है, ठीक है। उसके बाद होता है एक नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट मतलब क्या कि जैसे अब हो गया जैसे स्टॉक मार्केट की, ठीक है। अब जैसे स्टॉक मार्केट है, अब स्टॉक आप मान लो जैसे आपने मोबाइल में अप स्टॉक डाउनलोड कर लिया, ठीक है, अप स्टॉक से आपने किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, जैसे रिलायंस कंपनी के या फिर टाटा कोई भी कंपनी के आपने शेयर्स खरीद लिए, तो आप उनको कहीं भी खरीद सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कोई मतलब रुकावट नहीं है कि आप बस अपने लोकल एरिया तक ही खरीद सकते हो। आप चाहो तो मान लो जैसे आप कश्मीर में बैठे हुए और आप चाहते हो कन्याकुमारी की कोई मतलब कोई भी कंपनी है इंडिया की और आप वहाँ के शेयर्स को खरीदना चाहते हो तो आप आराम से खरीद सकते हो, चाहे आप कश्मीर में बैठे हो, कन्याकुमारी में बैठे हो, केरला में बैठे हो, आसाम में बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो, आप आराम से इंडिया के अंदर कहीं भी बैठे बैठे खरीद सकते हो किसी भी इंडिया की शेयर्स को, ठीक है। तो बेसिकली ऐसी जो मार्केट होती है जहाँ पर हम पूरे देश भर की जो भी चीज़ें हैं उन्हें लेन देन कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन हो सकती है, तो उन्हें हम नेशनल मार्केट बोलते हैं। ओके, एक होता है इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। जैसे कि इसका अच्छा एग्जांपल रहेगा हमारा स्टॉक मार्केट, तो वैसे है ही एग्जांपल, जैसे आप बड़े बड़े कंपनीज जो या फिर टेस्ला कंपनीज के जो शेयर्स रहते हैं, क्योंकि ये देखो ये बाहर कंपनीज के शेयर्स है, ठीक है। तो क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लेवल पे हो जाता है तो हम इसको इस स्टॉक मार्केट को ये भी कह सकते हैं हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो एक इंटरनेशनल मार्केट भी है, ठीक है। बट हमारा एक और एग्जांपल ये भी जैसे करेंसी मार्केट, आपने पता होगा मे भी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि बेसिकली करेंसी मार्केट मतलब क्या, जिसके अंदर हम जैसे मान लो हमारे इंडिया के अंदर जैसे 2-3 साल पहले था कि हमारे इंडिया के अंदर $1 का मतलब होता था 70 रुपये, ठीक है। तो अगर मान लो आपने 1-2 साल पहले काफ़ी सारे डॉलर्स खरीद लिए, ठीक है, जैसे मान लो आपने $100 खरीद लिए, ठीक है। $100 मतलब क्या कि
जैसे $100 का मतलब हो गया करीब 7,000 रुपये उस टाइम पर, ठीक है। अब आपने आज जाकर उस 7 जो $100 थे उनको बेच दिए, तो अब आपके पास कितने रुपए होंगे? तो आज के टाइम पर $1 की कीमत जो है वो 80 रुपये के आसपास है। तो लगभग आपको 8,000 रुपये, मतलब 1,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये तो छोटे लेवल पे आपने किया, इसके वजह से आपको 1,000 का प्रॉफिट हुआ। तो वैसे अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो तो आपको और भी प्रॉफिट हो सकता है। मान लो आपने $1,000 लगाए होते तो आपको 1,000 के बदले में 10,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलता, 80,000 रुपये हो जाता है उसकी कीमत, और फिर आपको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाते। आपने और पैसा लगाया तो आपको और एक्स्ट्रा मिलता। तो मतलब बेसिकली इसको हम बेसिकली करेंसी मार्केट बोलते हैं, जिसके अंदर हम विदेशों की जो करेंसी रहती है उनके साथ ट्रेड करते हैं, उनको खरीद लेते हैं और फिर कुछ समय बाद उसे बेच देते हैं जब हमारा प्रॉफिट हो रहा होता है, ठीक है। जैसे हम स्टॉक मार्केट के अंदर करते हैं वैसा ही होता है इसके अंदर भी। तो ये भी एक इंटरनेशनल मार्केट है, क्योंकि इसके अंदर हम बाहर देशों की करेंसी को खरीद रहे रहते हैं और अपनी करेंसी को बेच रहे रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे जो मार्केट्स होते हैं इन्हें हम इंटरनेशनल मार्केट बोलते हैं। मे भी आपको समझ आ गया होगा। तो ये 3 टाइप्स के मार्केट्स होते हैं। अब देखो बेसिकली यहाँ तक आपको मार्केट्स के बारे में समझ आ गया होगा कि मार्केट्स होते क्या है, कौन से टाइप्स के होते हैं, इंटरनेशनल, नेशनल और लोकल मार्केट्स क्या होते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर अब क्या होता है, ठीक है। मार्केट के बारे में समझ गए हो, मार्केट स्ट्रक्चर आप समझते हैं। तो देखो मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि देखो आपको मैंने एक घर दे रहा हूँ और आपको वहाँ पे रहना है, ठीक है। अब मैंने आपको घर बोला है सिर्फ, तो ऐसे टाइम पर होगा कि आप कोई भी सोचोगे कोई भी घर होगा वहाँ पर मुझे रहना है, ठीक है। बट मैंने अगर आपको ये बोला कि देखो मेरे पास ये 4 घर के स्ट्रक्चर्स है और आप बताओ इसमें से आप कौन से घर में रहोगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपसे क्या बताना चाहता हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ कि देखो मेरे पास 4 घर के टाइप्स है और बताओ कि इसमें से आप कौन से घर में रहोगे, ठीक है। जैसे कि मान लो एक महले का घर है, कोई एक ही मतलब कोई 2 महले का घर है, कोई बंगला टाइप में घर है, कोई झोपड़ी टाइप में घर है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग घर के मैंने आपको स्ट्रक्चर्स दिखा दिए, टाइप्स दिखा दिए कि देखो इस प्रकार के मेरे पास घर के फोटो है, आप बताओ किस में रहोगे, ठीक है। तो बेसिकली यही होता है कि मार्केट स्ट्रक्चर का भी मतलब यही है कि देखो अलग अलग प्रकार के टाइप्स के मार्केट्स होते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप्स के मार्केट्स होते हैं, उन्हीं को हम मार्केट के स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। अब ये जो मार्केट स्ट्रक्चर्स है ये काफ़ी सारे वेरिएबल्स या फिर चीज़ों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जिसकी वजह से कोई भी मार्केट जो होता है एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर आता है। जैसे कि मोनोपोली मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, ये सारे मतलब बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के मार्केट्स होते हैं। ओके, अब बेसिकली देखो कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनके वजह से कोई भी एक मार्केट जो है जिसको हम एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का बोल देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कुछ बेसिकली फैक्टर्स बताए जिनके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई भी मार्केट जो है वो कौन से स्ट्रक्चर का है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि देखो सबसे पहला जो बेसिकली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है नेचर ऑफ कमोडिटी, ठीक है। मतलब क्या कि कोई भी आदमी क्या सामान बेच रहा है, पहली बात ये फैक्टर रहती है। दूसरी बात रहता है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, मतलब क्या कि क्या उस मार्केट के अंदर कोई भी आराम से आ सकता है और जा सकता है। अगर आने जाने की इजाज़त रहती है तब वो ये मार्केट कहलाएगा, और अगर नहीं रहती है तब वो एक दूसरे मार्केट के अंदर गिनाएगा, ठीक है। तो उसके बारे में आपको मैं अच्छे से अभी बता देता हूँ, थोड़ा बहुत आपको समझ आते जाएगा। जैसे आपने मोनोपोली मार्केट के बारे में सुना होगा, ठीक है। मोनोपोली मार्केट में क्या होता है कि एक सिंगल सेलर रहता है, ठीक है। जैसे मान लो आप एक गाँव के अंदर रहते हो, पूरे गाँव दूर दूर तक कोई भी कपड़ा बेचने वाला नहीं है और आप इकलौते हो जो कपड़ा बेचते हो, ठीक है। अब लोग नंगे तो घूमेंगे नहीं, आपसे ही कपड़ा खरीदेंगे, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर आप इकलौते हो जो यहाँ पर कपड़े बेचते हो, ओके। अब आपकी मान लो पहचान है, नेता वेता से पहचान है, तो अगर कोई दूसरा भी आता है कपड़ा की दुकान खोलने के लिए तो आप उसको मतलब नेता से बोलकर उसको मतलब उसको परमिशन नहीं दिलवाते हो या फिर उसकी दुकान बंद करवा देते हो, ठीक है। मतलब नेता से बात करवा कर, ठीक है, जिसकी वजह से आप दूसरे किसी भी कॉम्पिटिटर को आने नहीं देते हो। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो आपका नेचर ऑफ कमोडिटी क्या है, आप कपड़े बेचते हो, ओके। तो यहाँ पर आपका जो कपड़े बेचते हो आप फ्रीडम ऑफ एंट्री नहीं दे रहे हो, ठीक है। आप किसी को भी अंदर घुसने नहीं दे रहे हो और आप मतलब बेसिकली किसी को भी अंदर घुसने नहीं दे रहे हो। तो ऐसे टाइम पर आपकी जो मार्केट होगी वो एक मोनोपोली मार्केट हो गई, ठीक है, कि आप इकलौते हो जो कपड़े बेचने वाले और कोई दूर दूर तक कपड़ा नहीं बेचने वाला है, ठीक है। राशन बेचने वाले भी है, खाना बेचने वाले, सारी चीज़ें बेचने वाले, इन कपड़े बेचने वाले आप सिर्फ इकलौते हो। तो किसी को भी कपड़ा खरीदना होगा तो आप ही से खरीदेगा। तो ऐसे टाइम पर वो जो मार्केट होगी उसे हम मोनोपोली मार्केट बोलेंगे कि एक ही सिंगल सेलर। मोनो का मतलब ही होता है बेसिकली एक, सिंगल, ठीक है। तो बेसिकली हम इसे मतलब मोनोपोली मार्केट मतलब सिंगल सेलर वाला मार्केट। तो ये बेसिकली मतलब फैक्टर्स रहते हैं जिनकी वजह से वो मार्केट है कि भैया फ्रीडम ऑफ एंट्री नहीं है, ठीक है, कि आपको कोई भी अंदर आ नहीं सकता इस मार्केट के अंदर, जो पहले से है सिर्फ वही रहेंगे, दूसरा कोई आ नहीं सकता है, ठीक है। तो मतलब ये दूसरा फैक्टर्स रहता है रिस्पॉन्सिबल कि वहाँ पर अगर फ्रीडम ऑफ एंट्री है तब वो दूसरे मार्केट के अंदर आएगा और अगर नहीं है तब वो दूसरे मार्केट के अंदर आएगा, ठीक है। वैसे ही एग्जिट का भी रहता है कि एग्जिट के लिए फ्रीडम है कि नहीं है। उसके बाद कंट्रोल ओवर सप्लाई, यानी क्या कि आप कितना
सप्लाई करोगे, क्या इसके ऊपर आपका कंट्रोल है या नहीं है, ठीक है। अगर इसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है तब आप कौन से मार्केट के अंदर आओगे, ये मतलब उस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद कंट्रोल ओवर प्राइस, कि क्या आप अपने प्राइस को कंट्रोल कर सकते हो, जैसे मोनोपोली मार्केट के अंदर आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। कि मतलब अगर जैसे आप मान लो जैसे आपको अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, ठीक है, और दूर दूर तक क्योंकि कोई भी कपड़ा बेचता नहीं है, तो आप मान लो कोई 100 रुपये का शर्ट है, आपने बोला नहीं 200 रुपये में शर्ट मिल रहा है, ठीक है, खरीदना तो खरीद, नहीं तो जा घर पे, ठीक है। अब दूर दूर तक कोई भी कपड़ा बेचने वाला नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को आपके पास से ही वो कपड़े को खरीदना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप अपने प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहो तो उस प्राइस को बढ़ा दो, आप चाहो तो उस प्राइस को कम भी कर सकते हो, ठीक है। अगर मन करता है थोड़ा भलाई कर दे लोगों की, तो आप चाहो तो कम भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब बेसिकली आप अगर आप प्राइस को कंट्रोल कर पाओगे तब आप कौन से मार्केट, आप तब बेसिकली दूसरे मार्केट के अंदर आ जाओगे, और अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते अपने प्राइस को तब आप दूसरे एक मार्केट के अंदर आ जाओगे, ठीक है। तो बेसिकली कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से आप किस मार्केट के अंदर जाओगे ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सारे बेसिकली कुछ डिफरेंट टाइप्स के हमारे बेसिकली मतलब फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से मार्केट के अंदर जाओगे, ठीक है। अब कौन से मार्केट स्ट्रक्चर्स होते हैं थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। देखो इसके बारे में डिटेल वे में हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर समझेंगे कि मतलब बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली मार्केट, बाकी के जितने भी मतलब स्ट्रक्चर्स है मार्केट के, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा उसके अंदर डिटेल वे में समझेंगे। आज आपको थोड़ा ओवरव्यू हल्का हल्का समझा देता हूँ इन मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में। देखो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट जो बेसिकली स्ट्रक्चर है मार्केट का उसको समझते हैं, जो है परफेक्ट कंपटीशन। तो इसका मतलब क्या होता है, तो देखो परफेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है जैसे कि देखो यहाँ पर मेनली होता है क्या है कि देखो परफेक्ट कंपटीशन मतलब एक ऐसा मार्केट जहाँ पर बहुत सारे सेलर्स होते हैं और बहुत सारे बायर्स भी होते हैं। मतलब क्या कि जैसे मान लो आप एक सब्जी मंडी में गए, ठीक है। अब वहां पर होगा क्या कि जैसे आप सब्जी मंडी में घुसे, आपको टमाटर खरीदना है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को टमाटर खरीदना है। अब वहां पर बेचने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, टमाटर बेचने वाले, ठीक है। अब आप सोचोगे मैं टमाटर उसी से खरीदूंगा जो सबसे सस्ते दाम में बेचेगा और सबसे अच्छी क्वालिटी देगा, ठीक है, मतलब यही आपका दिमाग में रहेगा, ठीक है। अब होगा क्या इस मार्केट के अंदर, देखो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कि बेचने वाले तो बहुत सारे रहेंगे, बट इसके अंदर एक चीज रहेगी कि देखो जैसे मान लो आपने सबसे पहले दुकानदार को देखा, ठीक है, सबसे पहले सब्जी वाले को देखा कि भैया टमाटर कौन कितने रुपए का है, ठीक है, उसने बोला भैया 20 रुपए किलो टमाटर, ठीक है। आपने देखा क्वालिटी तो अच्छी ठीक ठाक है, आपने सोचा आगे पूछता हूँ, ठीक है। आगे आपने पूछा, उसकी भी क्वालिटी आपको सेम ही दिख रही है, भैया वो भी टमाटर ऐसा ही है, ये भी टमाटर ऐसा ही, गावटी सब अच्छा टमाटर ही बेच रहे हैं, ठीक है, सबका प्राइस भी सेम है। तो बेसिकली इस मार्केट के अंदर होता है क्या परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कि इसमें सेलर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बायर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसके अंदर जो सामान बेचे जाते हैं, ठीक है, जैसे दो अगर मान लो लोग हैं इस कंपटीशन के अंदर मतलब टमाटर बेचने वाले, तो दोनों के दोनों एक ही जैसा टमाटर बेच रहे हैं, ठीक है, एकदम कॉपी पेस्ट है, सेम टू सेम मतलब टमाटर बेच रहे हैं और प्राइस भी सेम है, ठीक है, दोनों के दोनों 20 रुपए किलो बेच रहे हैं। अब ऐसे टाइम पर बेसिकली ऐसी जो मार्केट होती है इसे हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बोलते हैं। बिल्कुल ये ऐसा है जैसे मान लो कि आपकी क्लास में मान लो 5 बच्चे हैं और सबने 10-10 मार्क्स ला दिया, ठीक है। ऐसा जो क्लास के अंदर जो कंपटीशन है बेसिकली इस कंपटीशन हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर ऊपर नीचे कंपटीशन नहीं चल रहा है कि पहला फर्स्ट आ गया फिर सेकंड आ गया, यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन हो गया, सबके सभी फर्स्ट आ गए, सबका सब 100 में से 100 ला दिए, ठीक है। तो इसी को बेसिकली इसी प्रकार से इसके अंदर होता है कि जितने भी यहाँ पर सेलर्स होते हैं वो सब के सब एक ही जैसा रहते हैं, मतलब सबकी क्वालिटी एक जैसे रहती है उनके प्रोडक्ट की, और उनका प्राइस भी सेम रहता है लगभग, मतलब सारी चीज़ें सेम रहती है। जैसे आप अपने भाजी मार्केट में जाते होंगे और वहाँ पर एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप केला लेने जाते हो, बनाना, ठीक है, बनाना अच्छे से आपको समझ आएगा कि आप बनाना लेने जाते होंगे तो आप देखे होंगे कि बनाना जो रहता है कि मतलब अगर मान लो 4-5 लोग बनाना बेच रहे हैं ठेले के ऊपर, तो लगभग सबका रेट जो रहता है वो एक ही जैसा रहता है कि भैया 50 रुपये दर्जन या फिर 30 रुपये दर्जन, ठीक है, सब एक ही रेट पे बेच रहे रहते हैं। और उनका अगर देखोगे कि मतलब बेसिकली क्वालिटी किस प्रकार से है, कोई मतलब रहता है कि मतलब छोटा छोटा बेच रहा रहता है या फिर अच्छा नहीं रहता, तो देखोगे तो लगभग क्वालिटी भी सबकी सेम ही दिखती रहती है आपको बनाना की, ठीक है। तो बेसिकली ऐसी जो मार्केट होती है जहाँ पर मतलब सारी क्वालिटी भी सेम है, प्राइस भी सेम है और सेलर्स बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी मार्केट को हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट बोलते हैं। उसके बाद देखो अब जो दूसरा हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर होता है वो होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, तो देखो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर मेनली होता ये है कि देखो इसके अंदर भी सारी चीज़ें परफेक्ट कंपटीशन की तरह सेम रहती है, इसके अंदर भी सेलर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसके अंदर भी बायर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं सामान खरीदने वाले, ठीक है। फ़र्क इतना रहता है कि इसके अंदर जो सेलर्स होते हैं वो एक जैसा आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स नहीं बनाते, मतलब क्या जैसे परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता था कि भैया ये सामने वाला अगर मान लो कोई बनाना बेच रहा है तो दूसरा वाला भी उसी क्वालिटी का बेच रहा रहता है, सेम टू सेम बेच रहा रहता है, ठीक है। बट
इसके अंदर होता है क्या है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर कि यहाँ पर आप सेम टू सेम नहीं बेचते, यहाँ पर थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है, ठीक है। ये मतलब क्वालिटी में थोड़ा डिफरेंस आता है, कैटेगरी हो सकती है सेम टू सेम। और जैसे कि आपने देखा होगा, आप कोई भी दुकान में जाते होंगे और साबुन खरीदते होंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपसे पूछा जाता है भैया आप कौन सा साबुन लोगे, ठीक है, कौन सा साबुन कौन सी कंपनी का साबुन लोगे, ठीक है। तो देखो कंपनीज बहुत सारी है, ठीक है, काफ़ी सारे सेलर्स है जो अपना अपना कंपनी का साबुन बेचते हैं, जैसे लॉक्स हो गया, संथूर हो गया, डेटॉल हो गया, लाइफबॉय हो गया, मतलब बहुत सारी कंपनीज है जो अपना मतलब साबुन बेचती है, सोप बेचती है, ठीक है, साबुन बेचने वाली बहुत सारी कंपनी से। तो सेलर्स बहुत ज़्यादा है, खरीदने वाले भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप उनके प्रोडक्ट्स को देखते हो, ठीक है, उनके साबुन का अगर देखते हो, जैसे अगर मान लो आपने डेटॉल साबुन या फिर डेटॉल, लक्स और जो हमारा लाइफबॉय है, अगर आपने तीनों साबुन को एक साथ रख लिया, ठीक है, अब तीनों साबुन और बेसिकली हमारा जो लक्स साबुन है, ठीक है, तीनों को अगर आप एक साथ रखोगे तो तीनों साबुन आपको अलग अलग दिखेंगे, ठीक है। डेटॉल का कलर आपको अलग दिखेगा, हरे रंग का दिखेगा, और हमारा लाइफबॉय मतलब बेसिकली हरा रंग का नहीं, सॉरी ऑरेंज रंग का दिखेगा, ठीक है। वहीं पे हमारा जो लाइफबॉय रहेगा वो लाल रंग का आपको दिखेगा, और जो हमारा लक्स रहेगा वो मतलब लगभग थोड़ा बहुत मतलब सफ़ेद टाइप में दिखेगा, ठीक है। तो देखो वो तो तीनों साबुन का जो कलर है वो भी अलग अलग रहेगा, डिजाइन भी देखोगे तो अलग रहेगा, महक भी अलग रहेगा, ठीक है, जो फ्रेगमेंस रहता है, महक जो रहता है वो भी आपको अलग दिखेगा, और उनके जो एडवर्टाइजमेंट का जो तरीका रहता है वो भी आपको अलग दिखेगा, ठीक है। कि देखो लक्स वाले क्या बोलते हैं कि देखो ये सुंदरता निखारने के लिए लक्स साबुन है, लड़कियों लोग लगाओ, ठीक है, सुंदर दिखोगे। ये मतलब एक तरह से देखो लक्स साबुन क्या बोलता है कि ये लगाने से आप सुंदर रहोगे, ठीक है। वहीं पे डेटॉल क्या बोलता है, ये लगाने से आप जर्म्स फ्री रहोगे, आपको कीटाणु, आप बीमार नहीं पड़ोगे अगर आप डेटॉल साबुन से नहाते हो, ठीक है। वहीं पे लाइफबॉय क्या बोलता है कि बच्चों की मतलब वो भी एक तरह से देखो जर्म्स को मारने के लिए बताता है, ठीक है। तो देखोगे ये जो तीनों कंपनीज है ये इनके देखो तो प्रोडक्ट्स थोड़े बहुत डिफरेंट दिखते हैं एक दूसरे से, लेकिन कैटेगरी एक तरह से सेम ही रहती है, मतलब बेच एक ही चीज रहे, सबके सब बेच रहे साबुन ही, ठीक है। लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है वो एक दूसरे से इनकी क्वालिटी अलग अलग है, चाहे वो कलर में हो, साइज में हो, या फिर अलग चीज में हो, ठीक है, एक दूसरे से अलग अलग होती है। तो ऐसा जब कंपटीशन होता है, ऐसा जो मार्केट होता है जहां पर कैटेगरी सेम ही रहती है, सब बेच तो एक ही सामान रहते हैं, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट होता है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है, तो ऐसे मार्केट को हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोलते हैं, ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल वे में अगले लेक्चर के अंदर ज्यादा अच्छे से समझेंगे, ओके। उसके बाद देखो बेसिकली अब जो हमारा तीसरा मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ओलिगोपोली, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, तो देखो बेसिकली ओलिगोपोली के अंदर होता क्या है कि ये जो मार्केट का स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो सेलर्स होते हैं, यानी जो सामान बेचने वाले होते हैं, कोई भी अब सामान हो सकता है कोई गाड़ी हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, या फिर और कोई भी इंडस्ट्री हो, तो कोई भी सामान बेचने वाले जो सेलर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा कम होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही है, बहुत कम, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 100 है, या फिर 50 है, 10 है, 20 है, 5 है, 4 है, मतलब इतने ही, मतलब बहुत कम गिनती के रहते, मतलब इतने कम। और अगर सेलर्स है और सप्लायर मतलब खरीदने वाले जो बायर है वो बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी जो मार्केट होती है उन्हें हम ओलिगोपोली बोलते हैं, ठीक है भैया। ये जो मार्केट है ओलिगोपोली वाली मार्केट, ठीक है। आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि आप मोबाइल में रिचार्ज मरवाते हो, आपके मोबाइल में एक सिम भी होगा जिसके आप नेट इस्तेमाल करते होंगे, ठीक है। तो देखो इंडिया में कितने मतलब ऐसे नेट प्रोवाइडर, इंटरनेट जो प्रोवाइडर है, ठीक है, तो आपके दिमाग में सिर्फ 4 ही कंपनीज आएंगी, या तो BSNL जो सरकारी कंपनी है, या तो जियो, एयरटेल, या फिर वोडाफोन, ठीक है। ये 4 ही कंपनी से इंडिया के अंदर जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब इनमें से आप चारों में से कोई भी कंपनीज का नेट इस्तेमाल करो, ठीक है। तो देखोगे तो ये जो सिर्फ गिनती की 4 ही कंपनी से जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है पूरे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर, तो मतलब ये सिर्फ 4 ही कंपनीज के 4 ही कंपनी से, मतलब गिनती के 4 ही कंपनी से। तो देखोगे यहाँ पर सप्लायर बहुत कम है, सिर्फ 4 ही है, और खरीदने वाले बायर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो मार्केट हो गई इसको हम ओलिगोपोली मार्केट बोलते हैं कि भैया बेचने वाले बहुत कम है और सेलर्स जो मतलब बेचने वाले जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, सेलर्स बहुत कम है, और बायर जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब ओलिगोपोली के अंदर 2 सिचुएशंस आ सकती है। एक ये हो सकता है कि ये जो बेसिकली ओलिगोपोली के अंदर जो बेसिकली जो भी सेलर्स हो सकता है कि एक दूसरे के जैसा आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बेचे। जैसे आप रिचार्ज ही देख लो, जियो या फिर एयरटेल या फिर वोडाफोन का अगर आप रिचार्ज देखोगे तो लगभग सेम ही रहता है, एक दूसरे के जैसे ही उन लोग रिचार्ज बेच देते हैं, ठीक है। जैसे अगर वोडाफोन में 199 में आपको डेली का 1 GB नेट दिया जा रहा है, तो आप जियो में भी देखोगे तो लगभग सेम ही रहता है, ठीक है। नहीं तो एयरटेल में देखोगे तो सेम टू सेम ही रहता है, एयरटेल और वोडाफोन का देखोगे तो, ठीक है। BSNL का थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, लेकिन एयरटेल वोडाफोन का देखोगे तो सेम ही रहता है, ठीक है। तो ओलिगोपोली के अंदर हो सकता है कि कुछ लोग जो है वो एक दूसरे के जैसा ही सेम टू सेम क्वालिटी में भी और क्वालिटी में भी प्रोडक्ट बेचे, आइडेंटिकल
आइडेंटिकल, और कुछ हो सकता है कि लोग जो है वो डिफरेंट भी बेचें कि भैया हम तो अपना अलग तरीके से बेचेंगे, अलग डिज़ाइन में बेचेंगे। जैसे जियो था कि अनलिमिटेड नेट दिया था, तो बेसिकली मतलब इस तरह से भी हो सकता है। ओके, तो ये ओलिगोपोली होते हैं जिसके अंदर सेलर्स बहुत कम होते हैं और बायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो अब चौथा जो टाइप होता है वो होता है मोनोपोली। ठीक है, अब मोनोपोली का मतलब क्या होता है? तो देखो मोनोपोली का मतलब होता है एक ऐसा मार्केट जहां पर एक ही आदमी है, एक ही सेलर है जो अपना सर्विस या फिर कोई भी सामान बेचता है और कोई दूसरा आदमी नहीं है उस एरिया के अंदर। ठीक है, तो इसको हम मोनोपोली बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल देखोगे तो कोई भी अभी के टाइम पे नहीं है कि आप मैं बोल सकूँ कि हाँ भाई ये देखो, ये वाली दुकान देख लो या फिर ये वाली कंपनी देख लो। एक ही इसका एग्जाम्पल है जो है हमारा रेलवे। ठीक है, या फिर एक दो एग्जाम्पल और भी है जो सरकारी है। ठीक है, बेसिकली रेलवे हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो आपने कभी नहीं सुना होगा कि देखो अंबानी कंपनी की रेलवे से हम लोग चले जाते हैं। आपने ये सुना है कि भैया हम टाटा कंपनी की कार खरीद लेते हैं, हम लोग मतलब दूसरी कंपनी की, या फिर अंबानी का जो जियो है उस कंपनी का हम लोग सिम कार्ड ले लेते हैं, हम लोग एयरटेल कंपनी का सिम कार्ड ले लेते हैं। आपने ये सुना है। ठीक है, हमने BSNL की कंपनी का कार्ड ले लेते हैं। लेकिन आपने कभी सुना है कि हम ये मतलब ये कोई प्राइवेट कंपनी है, इसके रेलवे से चले जाते हैं, इसके ट्रेन से चले जाते हैं, ये प्राइवेट कंपनी है अंबानी की या फिर टाटा की, इसके ट्रेन से चले जाते हैं? हमने नहीं सुना होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो ये जो ट्रेन रेलवे जो है एक तरीके से देखोगे तो जो हमारे बेसिकली गवर्नमेंट है उन्होंने इसके ऊपर मोनोपोली रखी है। क्या कि भैया रेलवे जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट चलाएगी, इसके ऊपर कोई भी प्राइवेट आदमी नहीं हक जमा सकता। ठीक है, ये रेलवे सिर्फ और सिर्फ मतलब गवर्नमेंट ही चला सकती है। तो ये एक बेसिकली मोनोपोली हो गया कि अब भैया मतलब रेलवे अगर आपको ट्रेन से जाना है तो आपको सिर्फ सरकारी ट्रेन से ही जाना होगा और कोई ट्रेन अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट की ट्रेन के अलावा आपको और कोई प्राइवेट ट्रेन नहीं दिखेगी। ठीक है, अब इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन रहती है कि कोई प्राइवेट आदमी घुस नहीं देगी। ठीक है, परमिशन नहीं देगी। तो बेसिकली ऐसी जो मार्केट होती है जहाँ पर एक ही आदमी होता है जो कोई भी सर्विस या फिर कोई भी सामान बेचता है, तो उसको बेसिकली हम ऐसी मार्केट को हम मोनोपोली मार्केट बोलते हैं, जिसका एक अच्छा एग्जांपल है रेलवे। ठीक है, आपने और कोई रेलवे का नाम नहीं सुना होगा भैया कि ये कंपनी का रेलवे है। ठीक है, आपने एयरलाइन का एक टाइम पे नाम सुना होगा कि भैया ये कंपनी का टाटा एयरलाइन या फिर दूसरी एयरलाइन का नाम सुना होगा, लेकिन कभी भी रेलवे का आपने नहीं सुना होगा। आपने इतना सुना होगा इंडियन रेलवे। ठीक है, IRTC। ठीक है, तो बेसिकली इसको हम मोनोपोली बोलते हैं मार्केट। तो बेसिकली 4 टाइप के मार्केट के स्ट्रक्चर्स होते हैं। मे भी आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है या फिर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आई रहेगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपका डाउट रहेगा पूछ सकते हो। एंड देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी हमारे चैनल पर आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ में, ताकि जैसे ही हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है वो अपलोड हो जाएगी हमारे चैनल पर तो उसकी भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और उन वीडियोज़ को भी आप देख सकोगे। एंड अगर वीडियो को लेट देख रहे हो तो बेसिकली यहाँ पर उसकी नेक्स्ट वीडियो को प्लेलिस्ट आ गई होगी, तो यहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। एंड देखो अगर आपको कोई भी लॉन्ग डाउट रहता है या फिर कोई भी बड़ा क्वेश्चन रहता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाकर हमें फॉलो कर सकते हो और वहाँ पर आपके जो भी क्वेश्चन रहेगा पूछ लेना। एंड अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप उस PDF को डाउनलोड करके स्टडी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। सो मैं भी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। ये अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो तो यहाँ पे चेकआउट कर लो, यहाँ से वीडियो आ गई होगी नेक्स्ट जो वीडियो की प्लेलिस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।